हेलो स्टूडेंट्स, हमारे विलेयता टॉपिक चल रहा था। इसमें हम गैसों की द्रव में विलेयता देख रहे थे। इसमें 2 पॉइंट कर लिए थे। तीसरा पॉइंट हमारा दाब का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव में हमको हेनरी का नियम पढ़ना है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। देखो हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम उन्होंने बताया था, इसलिए इसको हेनरी का नियम बोला जाता है। तो देखो क्या होता है हेनरी का नियम सिंपल तरीके से। ये मान लो हमारा बीकर है, कंटेनर है। ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है कोई भी, और कुछ गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल है कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, वाष्प, मतलब वाष्प गैस है तो क्या करेंगे, इधर भी दाब लगाएंगे, इधर भी दाब लगाएंगे, ये इधर भी दाब लगाएगा, इधर की साइड भी दाब लगाएगा। इसके अलावा ये गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सतह पर, ये जो द्रव है इसकी सतह पर भी दाब लगाएंगे, इसकी सतह पर भी दाब लगाएंगे। तो इस दाब को बोला जाता है आंशिक दाब। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें एक से ज़्यादा गैस है, तो एक से ज़्यादा गैस है तो उसमें से किसी एक गैस का लेंगे, एक पर्टिकुलर गैस का जब दाब लेते हैं तो उसको बोला जाता है आंशिक दाब। या ऐसे मान सकते हैं कि आधी गैस तो ऊपर दाब लगा रही है, इसके ऊपर वाले ढक्कन पर, आधी गैस इसके द्रव की सतह पर दाब लगा रही है। तो हम क्या मानते हैं कि आधी गैस ही ऊपर है, आधी गैस ही नीचे है, तो इसको आंशिक दाब बोला जाता है। मतलब आधा ऊपर दाब लग रहा है, आधा ना दाब नीचे लग रहा है, तो आधा दाब हो गया। तो आधे दाब को क्या बोला जाता है, आंशिक दाब। या ऐसे मान सकते हैं कि बहुत सारी गैस, उसमें से किसी एक गैस का देख रहे हैं तो एक गैस के लिए क्या बोलते हैं, आंशिक दाब बोला जाता है। तो ये जो आंशिक दाब आएगा, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, क्या बोला जाता है इसको, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। तो देखो इस गैस के द्वारा हमको मतलब किससे, इस द्रव की सतह वाले दाब से, ध्यान रखना द्रव की सतह पर जो दाब लग रहा है, तो इस गैस के द्वारा जो द्रव की सतह पर आंशिक दाब लगाया जाता है इसको दर्शाएंगे P से। आंशिक दाब किससे दर्शा रहे हैं, P से। ये किसके समानुपाती होगा, किसके बराबर होगा, ध्यान रखना इस गैस, इस बीकर में जितने गैस के अणु होंगे, जितने गैस के मोल होंगे, ध्यान से देना, जितने ज्यादा गैस के मोल होंगे उतना ही उसका दाब होगा। मान लो एक स्टूडेंट है, इस दीवार को 2 स्टूडेंट धक्का लगाएंगे तो इस दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ 100 आ गए, 200 आ गए, तो ये दीवार शायद गिर भी सकती है। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट उतना ही उसका दाब लग रहा है। ऐसे ही जितने ज्यादा गैस के अणु होंगे, जितने ज्यादा गैस के मोल होंगे, मोल भिन्न के रूप में इसका काम मिलेंगे, जितने ज्यादा गैस के मोल भिन्न होगी या मोल होंगे उतना ही वो ज्यादा दाब लगाएंगे इस द्रव की सतह पर। तो समानुपाती होगा ये एक्स के, और एक्स हमारा क्या है, मोल भिन्न से संबंधित। दोबारा से देख लो, अगर 2 स्टूडेंट इस दीवार के धक्का मारेंगे तो दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब मारेंगे तो। अगर यहाँ 100 आ गए, 200 आ गए, तो यहाँ पर दीवार, शायद दीवार गिर भी जाए। तो दाब, जितने ज्यादा स्टूडेंट आए उनका दाब भी उतना ज्यादा। ऐसे ही जितने ज्यादा मोल होंगे उनका दाब भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। जैसे देखो गैस के मोल यहाँ पर ज्यादा हुए तो दाब भी द्रव की सतह पर या ऊपर भी लगाएंगे, द्रव की सतह पर उतना ही दाब लगेगा। तो मतलब दाब समानुपाती किसके होगा, मोल भिन्न के। तो यहाँ P आंशिक दाब और X क्या है, मोल भिन्न। गैस के अणुओं क्या है, मोल भिन्न। और ध्यान रखना ये द्रव की सतह पर दाब पर मतलब हमको। अब देखो यहाँ से अगर हम समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट बोला जाता है KH इंटू एक्स। और KH यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक के नाम से है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखना इस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे नहीं होती है जैसे कि मान लो अवोगाद्रो कांस्टेंट होता है। अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10⁻23 हर चीज के लिए। लेकिन हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सभी गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए सेम नहीं होगी। एक पर्टिकुलर गैस है, मान लो ऑक्सीजन है, उसके लिए KH की वैल्यू देखेंगे वो फिक्स आएगी, कितनी भी आती है वो तो मैं वैल्यू वैसे लिख रहा हूँ।
मान लो ऑक्सीजन के लिए वो हर जगह फिक्स होगी, 44 से 44 रहेगी। नाइट्रोजन के लिए हर जगह फिक्स होगी वो गैस। मतलब प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग तरीके से इस हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ये नहीं है कि हर गैस के लिए एक मान होगा। ऑक्सीजन के लिए फिक्स बिल्कुल, नाइट्रोजन के लिए फिक्स, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, सब गैस के लिए क्या है, KH का मान फिक्स है। तो ये हेनरी कांस्टेंट होता है। आगे देखो अब देखो, अगर यहां से हम x को इधर की साइड लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, P/X इज इक्वल टू KH। अब देखो यहां से कि KH का मान जितना ज्यादा होगा, और ध्यान रखना x जो है मोलविन जो, वो विलेयता से संबंधित होता है, वो विलेयता से संबंधित होता है। तो देखो मतलब देखो जैसे दाब लगेगा तो इस पर दाब लगेगा, इस पर दाब लगेगा तो जो भी अणु है गैस के वो भी घुलेंगे भी ज्यादा, तो ये विलेयता से संबंधित होता है। देखो KH का मान जितना हो किसी भी गैस के लिए, KH का मान क्या बताया तुमको, अलग अलग होता है। हर गैस के लिए फिक्स है, लेकिन हर गैस के लिए अलग अलग, ये नहीं है कि सभी गैसों के लिए एक आ जाएगा। हर गैस के लिए KH का मान फिक्स होता है। अगला, KH का मान जितना ज्यादा होगा, ध्यान से देखो ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो KH का मान जितना ज्यादा होगा x की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। मतलब KH का मान जितना ज्यादा होगा विलेयता, x का मतलब देखो दोबारा से यहां से अगर x को इसके इधर लेके आएंगे, x को अगर P के इधर के साइड P के साथ में लेके आएंगे तो ये बटन चल जाएगा, KH आ जाएगा। तो KH का मान जितना ज्यादा होगा, x का मतलब यहाँ पर विलेयता बताया तुमको, तो विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। इसलिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें होती है उसके लिए KH की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी विलेयता क्या होती है, इनकी विलेयता जो होती है वो होती है कम। इनकी वैल्यू वगैरह हमको ध्यान नहीं रखनी, तो इनकी विलेयता क्या होती है, उतनी ही कम होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए विलेयता क्या होगी, इनकी कम होगी। तो ये होता है हमारा हेनरी का नियम। दोबारा से देख लो पूरे को, ये हमने एक बीक कर लिया, इसमें द्रव के अणु भी है और गैस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। हम यही तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, यही पढ़ रहे। टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक क्या था कि गैसों की द्रव में विलेयता, तो हमने गैस भी ली और द्रव भी ली, उस पर दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं। हेनरी का नियम है जो, तो क्या देखेंगे कि जितने ज्यादा गैस के अणु होंगे उतना ही ये द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, सीधा सा है। तो दाब समानुपाती x की होगा, मतलब मोलविन होगा। तो यहाँ पर KH स्थिरांक आ गया, हेनरी नियतांक, जिसका मान हर गैस के लिए अलग अलग है लेकिन फिक्स है। इसको x को इधर लेके आए, नीचे आ जाएगा KH। तो KH का मान जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी कम होगी। विलेयता संबंधित होता है, जितना दाब लगेगा तो विलेयता उतनी बढ़ती जाती है गैस की। उसके बाद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें होती है उसके लिए KH का मान बहुत ज्यादा होता है, तो विलेयता क्या होगी इनके लिए, विलेयता इनके लिए कम होती है, मतलब जल में ये कम घुलनशील होती है। ये हमारा हेनरी का नियम हो गया। उसके बाद देखो आगे, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हमको, या हेनरी के नियम के उपयोग, उपयोग बोल दो, एप्लीकेशंस बोला जाता है, या अनुप्रयोग बोल दो। एप्लीकेशंस क्या है हेनरी के नियम के, तो देखो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन जो है हमने खूब देख रखे हैं। CO2 गैस जो होती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें क्या किया जाता है, जैसे हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं, तेजी से गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है CO2। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 गैस है उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, उस पर दाब लगाया जाता है, उस पर ढक्कन कस के बंद किया जाता है, मतलब दाब लगाया जाता है, तो जिससे CO2 की विलेयता ज्यादा बनी रहे उसमें। तो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 विलेयता को बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें उच्च दाब लगाया जाता है, उच्च दाब लगाया जाता है, हाई प्रेशर दिया जाता है। तो फर्स्ट तो यूज ये हो गया कि विलेयता को बढ़ाना है हमको। विलेयता मतलब x से संबंधित बताया तो मोलविन से संबंधित बताया था, और दाब उच्च लग जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, P समानुपाती x हो जाएगा। वही हेनरी का नियम लग रहा है यहाँ। तो
जो कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर की बोतल्स जो होती है उसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, हाई प्रेशर लगाया जाता है, उच्च दाब लगाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट होगा ये। सेकंड पॉइंट इसका देखो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को पहले मैं समझा रहा हूं दोनों को। दो पॉइंट देखने हमको। ये तो हमारा है पृथ्वी का लेवल, अर्थ का लेवल, पृथ्वी का तल मान लो, ये लेवल बोलते हैं इसको। उसके बाद ये ऊपर पहाड़ का लेवल है, ऊंचाई वाले स्थान, अधिक ऊंचाई वाला। और ये हमारा है नीचे समुद्र का लेवल, समुद्र लेवल है, समुद्र का तल है। और ये अधिक ऊंचाई, ऊंचाई मतलब पर्वत है, हमारा माउंटेन है, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड। अब ध्यान से देखो, इस पर मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, और एक व्यक्ति समुद्र है। इस समुद्र में क्या है, गोताखोर जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र, मान लो यहाँ एक व्यक्ति इधर है, तैर रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो हमने मान लिया कि जो वायुमंडल का दाब है वो क्या होगा, एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी के तल पर। अब ध्यान से देखो, पृथ्वी का तल ये था, तो इससे देखो नीचे जा रहे हैं, नीचे की साइड जाएंगे तो वायुमंडल का दाब, अब जितना भी नीचे जाएंगे, मान लो इतना नीचे गए तो वायुमंडल का दाब उतना ही नीचे, मतलब उतना ही बढ़ेगा, वायुमंडल का प्रेशर तो बढ़ेगा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो 1 ATM से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर 1 ATM था, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा 1 ATM से। और देखो जैसे ऊपर जाएंगे, तुमने पढ़ा भी होगा, पर्वत पर जाते हैं, माउंटेन पर जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ऑक्सीजन का दाब कम होता है, ऑक्सीजन का दाब कम होगा तो उनके ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, पर्वत पर जाते जाएंगे ऊपर, वहां पर पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। 1 ATM से कम हो गया, यहाँ 1 ATM से ज्यादा हो गया। यहाँ क्या है, मान लिया हमने 1 ATM है। अब ध्यान से देखो, 2 पॉइंट पढ़ने हमको, दोनों पॉइंट यहीं समझ में आ जाएंगे, दूसरा और तीसरा इसका उपयोग जो है। देखो पहले तो ये देखो, ये वाला देखो, पहले तो समुद्री तल। अब इसमें क्या होता है, चलो यहां देख लेते हैं, ये सेकंड अनुप्रयोग इसका। देखो एक डायग्राम से बताता हूं तुमको। एक तो यहां पर है, इनको बोला जाता है जो गोताखोर बोला जाता है, स्कूडा डाइवर्स, गोताखोर, या इंग्लिश में बोला जाता है स्कूडा डाइवर्स, या डीप सी डाइवर्स बोलते हैं। स्कूडा डाइवर्स या गोताखोर जो होते हैं, जैसे ही देखो गोताखोर ये ऊपर है, इस पर मतलब पानी का दाब भी लगेगा, पानी में नीचे जा रहा है तो पानी का दाब लगेगा, तो इसका दाब, इस पर दाब लगेगा, और नीचे जाएगा तो और दाब लगेगा। तो इन पर जो भी ऑक्सीजन जो सिलेंडर ले जाते हैं उसका, अब देखो प्रेशर ज्यादा हो गया तो इनके शरीर में प्रेशर ज्यादा, ध्यान से देखो नीचे, इनके शरीर में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे गोताखोर, जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएंगे, इनके शरीर में ऑक्सीजन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इनको ज्यादा चाहिएगी। प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी क्या होती जाएगी, इनकी ज्यादा चाहिएगी इनको। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब ये ऊपर वापस से सतह पर आएंगे, वापस से जब ये सतह पर आएंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका दाब, मतलब वापस सतह पर आएंगे तो इन पर पानी का दाब कम हो गया, मतलब इन पर प्रेशर कम लगेगा। अगर प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी ले जाते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी ले जाते हैं और नाइट्रोजन मिली होती है उसमें, तो क्या होगा, इसमें से जो इनकी नसें होती है, कैपिलरी जो होती है, नसें होती है, उनसे वो क्या होगी, उनसे जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स की फॉर्म में, बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाती है, मतलब उनकी नसें फट जाती है और उनसे ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकलने लग जाती है। और इस अवस्था को एक मेडिकल कंडीशन होती है, एक चिकित्सा की अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इस चिकित्सा की अवस्था को, मेडिकल कंडीशंस को नाम दिया जाता है बैंड्स। ये एक बैंड्स रोग होता है, बैंड्स। इस रोग का नाम क्या होता है, बैंड्स होता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। दोबारा समझ लो पूरे को।
ये तो पता होगा, एक एटमॉस्फेयर मान रहे हैं, यहाँ से ज्यादा होगा क्योंकि पानी का दाब भी लगेगा, समुद्र में जाएंगे तो ऊंचाई पर जाएंगे तो जो वायुमंडल दाब वो भी कम हो जाएगा जितने ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ दाब कम होता है। तो देखो गोताखोर जो होते हैं जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उन पर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, दाब भी बढ़ता जाएगा, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा घुलने लग जाएगी, क्योंकि जितना दाब बढ़ेगा इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हमको। जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर उतना ही शरीर मतलब नसों में उतनी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। मेन प्रॉब्लम तब आती है जब ऊपर जाते सतह पर आएंगे गोताखोर, तो सतह पर आएंगे तो क्या होगा, इनके शरीर से इनका शरीर फूल भी जाता, तुम देखते हो कि पानी में से ऊपर आते शरीर फूला होता है थोड़ा, तो क्या होता है कि इनके शरीर से जो ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन मिक्स होती है इसमें, वो आगे बताएंगे तुमको, इनके शरीर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो नसें होती हैं उनसे बबल्स की फॉर्म में, बुलबुलों की फॉर्म में बाहर निकलने लग जाती है, और इसको उससे इनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसको एक चिकित्सकीय अवस्था बोला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बैंड्स बोला जाता है, बैंड्स रोग होता है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो गोताखोर होते हैं, इसके लिए गोताखोर अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में, अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो इनका सिलेंडर होता है उनमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ, ऑक्सीजन गैस तो भरते ही हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होते हैं इसमें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी यूज लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या लेंगे, नाइट्रोजन और हीलियम गैस को भी यूज लेंगे, और इनका अनुपात जो होता है वो फिक्स अनुपात में लेते हैं। इनका अनुपात ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, 11.7% हीलियम, ये 56.1% नाइट्रोजन और 32.1% होती है ऑक्सीजन गैस, 56.2% में होती है, 1 या 2, तो ये इनका प्रतिशत होता है। 11.7% क्या होगी, हीलियम गैस होगी। और हम पी ब्लॉक चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हीलियम गैस जो होती है वो गोताखोर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो तनु होती है, तनु होती है तो हमारे शरीर में जैसे गोताखोर नीचे जाते जाएंगे इतनी ज्यादा घुलती नहीं है, और ऊपर आएंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं देती है, इसलिए हीलियम भी इसमें मिलाई जाती है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन होती है 32.1%। तो इनको अनुपात को ध्यान रखना है कि क्या क्या मिलाई जाती है और कितने अनुपात में मिलाई जाती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया ये वाला। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे ये वाला। तो ऊंचाई पर, जो अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति जाते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ भी ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन का दाब तो कम होता जाएगा, वायुमंडल दाब कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा, तो ऑक्सीजन का दाब कम होता है वहां पर अधिक ऊंचाई वाले व्यक्तियों में। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इससे जो व्यक्ति या पर्वतारोही होते हैं वो स्पष्ट सोच नहीं सकते, स्पष्ट सोच नहीं सकते, मतलब उनकी थिंकिंग पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सोचने की समझने की क्षमता। इसको एक डिजीज बोला जाता है, एक रोग बोला जाता है, इसको बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, इस रोग का नाम क्या होता है, एनोक्सिया रोग। तो स्पष्ट सोच नहीं पाते, इस रोग को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया रोग बोलते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर भी दिक्कत है, नीचे भी दिक्कत है, और पृथ्वी के तल पर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट है, दोबारा देख लेते जल्दी से। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स जो होती है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उस दाब पर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट आएगा जो स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, डीप सी डाइवर्स बोला जाता है, वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनका दाब बढ़ता जाएगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो सतह पर आएंगे वापस से, तो इनसे जो ऑक्सीजन होगी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, इससे चिकित्सा की अवस्था उत्पन्न होती है जिसको बैंड्स बोला जाता है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी सिलेंडर में मिलाई जाती है, इनका अनुपात ये फिक्स है, या ध्यान रखना इनको। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, कम होता है। हाई एल्टीट्यूड पर जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, कम होता है, मतलब दाब कम होता है तो ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा, इसलिए सिलेंडर भी ले जाते हैं वो। अब देखो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्पष्ट सोच नहीं सकते अगर उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस रोग को बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गए तीनों उपयोग। उसके बाद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपयोग भी, उपयोग से भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। उसके बाद हेनरी के नियम की लिमिटेशंस देखते हैं, सीमाएं, लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस। फर्स्ट तो इसकी सीमा है कि दाब बहुत अधिक न हो, ध्यान रखना इनका, दाब बहुत अधिक न हो, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम न हो। और तीसरा है विलयन तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, विलयन तनु। तो तीन इसकी ये सीमाएं हैं। फर्स्ट क्या है कि दाब बहुत अधिक न हो, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम न हो, ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ये हमारे हेनरी का नियम था, इसके अनुप्रयोग थे। तो आज हमारा हेनरी का नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक।